तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा है। 11 बजे आम बजट पेश होगा साल 2022-23 का। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब वित्त मंत्री पहुंची अपने मंत्रालय और मंत्रालय से बाहर निकली बजट की इस कॉपी के साथ, बही खाते के साथ यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने उनसे बात करने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो पहुंचेंगी संसद भवन, जहां कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उस बजट भाषण से पहले शेयर मार्केट किस तरीके से वित्त मंत्री के बजट भाषण को लेकर उम्मीदें लगा रहा है, ये नीचे इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखने को मिला है। 500 अंकों के साथ यहां शेयर मार्केट खुलता हुआ नजर आया है। निफ्टी में भी बढ़त देखी गई है। हालांकि मनोज सर कह रहे हैं कि देखिए, बजट भाषण से पहले अगर शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल है तो इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। बजट भाषण के बाद स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, खासकर शेयर मार्केट के निवेशकों को भी। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान संजय मेहता साहब जुड़ चुके हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन मर्चेंट चैंबर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार वित्त मंत्रालय के बाहर से हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, और न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज सर, शेयर मार्केट तो दिखा रहा है अपने अंक, लेकिन चुनौतियां वित्त मंत्री के सामने आपको क्या नजर आती हैं इस बजट भाषण से पहले? देखिए, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है वो ये है कि पिछले की इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी कोरोना के बाद रिकवरी हुई है, उसका सबसे बड़ा उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो गरीब तबका है वो और ज़्यादा गरीब हो गया है, और जो अमीर लोग हैं उनकी आय बढ़ गई है। एक सर्वे के अनुसार जो बॉटम के जो 20% लोग हैं उनकी आमदनी करीबन आधी हो गई है कोरोना टाइम से पहले, और उसी तरीके से जो टॉप के जो 20% लोग हैं उनकी आय कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर इसका दूसरा एक इंडिकेटर ये भी है कि अगर आप ऑटो सेल्स देखते हैं तो जो 2 व्हीलर्स हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उनकी सेल तो कम हो गई है, लेकिन जो लग्जरी कार्स हैं उनकी सेल कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये आज की डेट में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर हम इसको अगर एक पॉलिटिकल बजट की तरह लें, अगर हम ये देखें कि सरकार इसमें अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करेगी, तो भी सरकार के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार हो, और रोजगार भी एक रिस्पेक्टेबल रोजगार हो। आपने देखा होगा कि अभी यूपी की कवरेज के लिए जो हमारे रिपोर्टर फील्ड में हैं, वो सारे के सारे लोग इस सरकार की या केंद्र सरकार की विफलता सिर्फ एक ही बताते हैं कि वो रोजगार देने में नाकाम रही है। अभी आपने देखा कि रेलवे बोर्ड की रेलवे की जो परीक्षाएं थी, उसके कारण जो इतना ज़्यादा जो दंगा हुआ, उसके पीछे मेन कारण यही है कि एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेशन होगा, हर वर्ग के लिए किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा अनुराग, मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं आज की डेट में, उसमें भी आज की डेट में डिमांड सप्लाई में गैप है। उनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, मतलब इन्हीं चीज़ों की बात करें, लेकिन जब हम मासेस की बात करते हैं, हम एक आम आदमी की बात करते हैं, तो उसके सामने आज की डेट में एक रोजगार नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट खासतौर से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा कि और अब इसको ऊपर आने के लिए जो सबसे जो आसान काम जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन, जहाँ की मासेस में लोग एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ होने चाहिए। टेक्सटाइल एक सेक्टर है जहाँ की बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। एमएसएमई को रिवाइव करना, और प्लस हमें अपना एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन तो भी हम चाहेंगे कि ट्रेड हमारा और ज़्यादा बढ़े। अब मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स थी, जैसे PLI स्कीम्स थी, FDI कई चीज़ों में 100% करा, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे भी अगले मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ ऐसा फोकस रहेगा। बिल्कुल। संजय मेहता सर का रुख करते हैं। संजय सर, आपने सुना मनोज सर ने बताया कि वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां क्या कुछ हैं जब वो इस बजट को तैयार कर रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं वित्त मंत्री के सामने जिनको समझना एक नागरिक के लिए भी बेहद जरूरी है? मतलब रियलिस्टिक रहें हम तो ज्यादा बेहतर है। या मैं मनोज भाई से सहमत हूँ
कि रोजगार उपलब्धि करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है अभी सरकार के सामने, वित्त मंत्री के सामने। और इनके लिए जो प्रावधान जो मनोज भाई ने बताया है वही इंडस्ट्री का भी वही ओपिनियन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए मेजर्स होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक रोजगार बढ़ाने के लिए अच्छे प्रावधान है। और रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि 5 राज्यों में अभी चुनाव भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जहां किसानों की ज़्यादा फोकस है। तो वित्त मंत्री रूरल इकोनॉमी के और उसके ऊपर ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी के ऊपर मेजर्स आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, अगर इसके ऊपर वित्त मंत्री फोकस होगा आम बजट का, तो ये अच्छा होगा नागरिकों, आम नागरिक के लिए और सभी नागरिकों के लिए। बिल्कुल। तो ये चुनौतियां हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेंद्र यादव साहब, आप अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र सर आपका न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। और आप वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीद करते हैं इस बजट में सर? अनुराग भाई, मुझे अच्छा लगा कि दूसरे साथी भी इस शो के ऊपर गांव की, किसान की बात कर रहे थे, क्योंकि इस देश का अगर कोई वाकई बजट होना चाहिए तो गांव किसान का बजट भी होना चाहिए ना। 3 उम्मीद है मेरी एक किसान के तौर पे, जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं, जैसा आपने कहा संयुक्त किसान मोर्चा से भी मैं जुड़ा रहा हूं। 3 उम्मीद है। पहला इंसाफ, दूसरा इनाम और तीसरा ईमान। इंसाफ, क्योंकि ये पहला बजट है जो कि किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद हो रहा है। न्यूनतम अपेक्षा ये तो होनी चाहिए कि किसान को उसका अपना हक मिलेगा, जिसका मतलब नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानूनी गारंटी के रूप में घोषणा हो इस बजट में। नंबर 2, ये जो किसान सम्मान निधि मिलती है ये केवल भूमि वाले किसान को नहीं, भूमिहीन को भी, बटाईदार को भी मिले। नंबर 3, कि जो किसान को हिस्सा मिलना चाहिए उसका अपना एमएसपी का, वो भी ठीक ढंग से मिले। दूसरा मैंने कहा इनाम की बात इसलिए क्योंकि पिछले 2 वर्ष में इस देश में अगर अर्थव्यवस्था हमारी बची है तो वो बची है किसान की वजह से। और ये बात इकोनॉमिक सर्वे खुद कह रहा है, बाकी सब चीजें डाउन रही हैं, केवल खेती ने इस देश को बचाया है। इनाम तो मिलना चाहिए ना। इनाम क्या हो सकता है? नंबर 1, कि किसान को सम्मान निधि जो 500 रुपया महीना दी जाती है उसको बढ़ा के 1000 रुपये महीना किया जाए। और मनरेगा के अंदर कम से कम जो डिमांड है उतना तो किसान को मिले। और एमएसपी को देने के लिए सरकार की जो स्कीम है, आशा नामक स्कीम, उस स्कीम में उतना बजट हो जितनी की जरूरत है। सिर्फ 500 करोड़ रुपए देते हैं, जरूरत है कोई 50,000 करोड़ रुपए की। और तीसरी और आखिरी बात, ईमान। इसकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बजट में वो 6 साल पूरे हो गए जिसका वादा था। 2016 के बजट में कहा गया था किसान की इनकम 6 साल में दोगुनी होगी। लीजिए साहब, वो 6 साल पूरे हो गए, 2022 अब आ गया। तो कम से कम ईमानदारी से वित्त मंत्री बताएं इस देश को कि क्या किसान की आमदनी दोगुनी हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कितनी देर में ठीक होगी, कब जाके डबल होगी। क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े ईमानदारी से नहीं दिए गए हैं, लेकिन वो आंकड़ा मोटे तौर पे बताता है कि अगर किसान की इनकम दुगनी करनी थी तो 2022 में किसान की प्रति माह इनकम कोई 20,500 रुपया होनी चाहिए थी। और पता है कितनी हुई है? 11,400 रुपया। कोई तो जवाब देगा इस चीज का, कैसे जवाब मिलेगा ये आज देखना है। बिल्कुल सर, लेकिन हमने देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कल और आर्थिक सर्वेक्षण में भी, आपने भी दोनों को देखा होगा, उसमें किसानों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। योगेंद्र सर, उसमें कहा गया कि देखिए हमने किसानों के लिए काफी काम किया है। लगभग 8 करोड़ किसानों को जो पीएम सम्मान निधि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि एक अच्छी शुरुआत तो की है प्रधानमंत्री ने या मौजूदा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को?
अनुराग भाई, यही दिक्कत है। हर बजट में किसानों को इतने सुंदर शब्द मिलते हैं, सबसे सुंदर कविता किसान के लिए, सबसे अच्छा डायलॉग किसान के लिए, और जब बजट स्पीच खत्म होती है और जब हम टेबल पढ़ना शुरू करते हैं पैसा कितना मिला, तो पता लगता है पैसा एक नहीं किसान के लिए। तो मेरा कहना है, सुंदर शब्द देने बंद कर दीजिए, डायलॉग देने बंद कर दीजिए किसान को। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सुंदर डायलॉग थे, डायलॉग कम दीजिए, थोड़ा पैसा देना शुरू कीजिए। और ये जो आपने किसान सम्मान निधि की बात की, ये 2019 से जो 2018 से जो चल रही है, नियमित स्कीम है। हर बार सरकार उसकी घोषणा करती है जैसे कोई नई चीज उसने कर दी हो। भाई, जैसे सरकार अगर घोषणा करना शुरू करे, इस बार हमने महीने की 1 तारीख को देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को इतने लाख करोड़ रुपए दिया, तालियां तालियां तालियां। अरे भाई, एक चीज की कितनी बार आप घोषणा करवाओगे, कितनी बार उसको करोगे? और ये जो घोषणा है 1 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है मेरे भाई, लेकिन ये वास्तव में 500 रुपया प्रति महीना प्रति परिवार है। क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि 1000 हो जाए एटलीस्ट? बिल्कुल, 1000 रुपया प्रति किसान परिवार, किसान के प्रति, अन्नदाता के प्रति अगर थोड़ी सी भी इज्जत है तो ये किया जाए। बिल्कुल सर। एक और बात जो सरकार की तरफ से की गई है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें खरीफ फसल का भी जिक्र किया गया। ये कहा गया कि देखिए, जो खरीफ की फसल है उसी की खरीद से तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना काम बेहतर तरीके से कर रही हैं। अनुराग भाई, इतना बड़ा देश है कि इस देश के हर फिगर अगर आप पूछ लो कि आज भारत के अंदर कितने लोगों को जुकाम है, तो पता लग जाएगा देश के अंदर 6 करोड़ लोगों को जुकाम है आज। इस देश के हर फिगर बड़े होते हैं, इतना घबरा मत जाइए फिगर्स को सुन के। लेकिन ये जो कहा गया खरीफ की फसल से इतने करोड़ रुपए मिले, हर साल मिलते हैं। जो प्रश्न आपको पूछना चाहिए, आप गंभीर पत्रकार हैं, आप पूछिए कि इस देश का जितना प्रोडक्शन हुआ था, खरीफ की फसल का मतलब धान का प्रोडक्शन, मुख्यतः धान और बाकी दालें, उसका कितना प्रतिशत सरकार ने खरीदा? और वो आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। धान की फसल का सरकार कोई 35% खरीदती है, और दालें जितनी होती हैं उसका कितना खरीदती है? 1% से भी कम। एक तरफ हम मिशन चला रहे हैं, ऑयल सीड मिशन, दाल, और 100 बोरी अगर इस देश में पैदा होती है तो सरकार 1 बोरी भी नहीं खरीदती। अब वो 1 बोरी भी जब खरीदेगी तो आंकड़ा तो आ जाएगा 1 लाख टन। और आपका व्यूअर सोचेगा भाई बहुत हो गया, ताली बजाओ। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 1% भी खरीद नहीं हो रही है इस देश के अंदर दालों की, तिलहन की, और गेहूं की खरीद होती है, गेहूं और चावल की खरीद होती है कोई 30 से 40% के बीच में। तो राष्ट्रपति